नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल, जहां हर दिन हम आपके सामने लेकर आते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनकर रूह कांप जाती है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहानी जो 2025 के भारत की सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाली हकीकत बन गई। कहानी एक आईपीएस अफसर की है जिसने सिस्टम में रहते रहते सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया और अपने ही पिस्तौल से अपनी ही कनपटी पर गोली मार ली। दोस्तों, उनका नाम था वाई पुराण कुमार। रोहतक रेंज के आईजी थे, पर असल पहचान एक दलित अधिकारी जिसकी जात ने उसके सारे ओहदे, सारे मेडल, सारी काबिलियत को निगल लिया। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2025 चंडीगढ़ में सुबह का वक्त था। आईजी वाई पुराण कुमार ने अपने दफ्तर को मेल किया कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हूँ। कुछ ज़रूरी मानसिक शांति चाहिए मुझे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि 5 दिन बाद वही अफसर अपने ही बेसमेंट में पड़ा मिलेगा। दोस्तों, उसके सिर के पास से बहता खून, पास में उसकी सर्विस वाली रिवॉल्वर। बेटी अमूल्य ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने जो देखा वो किसी बाप की मौत नहीं बल्कि एक व्यवस्था की हार थी। दोस्तों, सुसाइड नोट भी मिला था जो 8 पन्ने का था। 60 पन्ने में 15 नाम दर्ज थे। भाई पुराण कुमार का सुसाइड नोट किसी आम आत्महत्या की चिट्ठी नहीं थी, वो सिस्टम की चार्जशीट थी। 15 बड़े अफसरों के नाम थे: डीजीपी, एसीएस, आईएसएस, आईएएस, आईपीएस। सब पर आरोप कि उन्होंने जाति देखकर पोस्टिंग दी थी, जाति देखकर ट्रांसफ़र किया था और जाति देखकर इंसानियत को छीन लिया था। उन्होंने अपने डायरी में लिखा कि मैं हर बार मेहनत करता हूँ लेकिन प्रमोशन किसी और को मिलता है। मैं मंदिर में पूजा करने तो गया, मुझसे पूछा गया, सर पहले अनुमति ली थी क्या? मेरी जात से बड़ी क्या अनुमति चाहिए इस देश में। दोस्तों, 2025 का भारत ऐसा है जहां ओहदे से नहीं, सिर्फ जात से पहचान होती है। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस देश में देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित बनकर संविधान की कुर्सी पर बैठा था, उसी दौर में उसी देश में एक दलित आईपीएस को भी गोली मार दी जाती है। सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया और हम चुप रहे। आईजी पूर्ण कुमार मर गया और हम भूल जाएंगे। क्या यही नया भारत है? साजिश की परतें, रिश्वत, अपमान और झूठा केस। दोस्तों, 7 अक्टूबर को उसने गनमैन सुशील कुमार पर 5 लाख रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। रोहतक पुलिस ने केस दर्ज किया। अगले ही दिन पूरन कुमार ने खुद को गोली मार ली। क्या यह महज संयोग था या सिस्टम का सेटअप था? सवाल ये भी कि जब पूरण कुमार पर कोई नोटिस तक नहीं था तो उन्हें इतनी जल्दी संदेह, शर्म या भय क्यों हुआ? क्या ये डर नहीं था कि दलित कहलाने वाला अधिकारी अगर बच भी गया तो उसकी पोस्टिंग, उसकी रैंक, उसका नाम सब मिटा दिया जाएगा? तो एक अफसर जो इतनी बड़ी पोस्ट पर है वो अपनी जाति से हार गया। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख जाओ, अफसर बन जाओ, जातिवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरण कुमार की लाश इस झूठ को उजागर कर रही है। दोस्तों, आईपीएस की पत्नी, आईजी रैंक, सरकारी बंगला, गाड़ी सब था सिवाय सम्मान के। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ, शिकायतें की, आयोग में गया, लेकिन हर दरवाजे पर मुझे मेरी जाति ने रोक लिया। आज जब कोई दलित, कोई पिछड़ा वर्ग, कोई आदिवासी आगे बढ़ता है, जातिवादी सोच के संविधान नहीं देखते, मनुस्मृति देखते हैं। वे तय करते हैं कि कौन मंदिर में जाएगा और कौन प्रमोशन पाएगा और कौन अपनी ही बंदूक से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेगा। दोस्तों, वाई पुराण कुमार की मौत किसी व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि एक विचार की हत्या है। कैसे एक अफसर के 8 पन्नों के सुसाइड नोट से हरियाणा सरकार के अंदर हलचल मच गई। कैसे दलित संगठनों ने सड़क पर उतर कर न्याय मांगा और कैसे कुछ अफसर अब भी पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मौत नहीं है, जाति के खिलाफ दर्ज की गई अंतिम एफआईआर है। दोस्तों, एक आईपीएस के खून से लिखी गई 8 अक्टूबर की दोपहर जब चंडीगढ़ पुलिस सेक्टर 11 की 116 नंबर कोठी में दाखिल हुई तो वहाँ सिर्फ खून नहीं था, वहाँ एक व्यवस्था की लाश पड़ी थी। रात भर जांच चली, सुबह तक पुलिस मीडिया से बचती रही, लेकिन जब पहला बयान आया तो आईजी साहब व्यक्तिगत तनाव में थे, मानसिक दबाव में थे। पर सवाल ये उठता है कि अगर तनाव ही कारण था तो 8 पन्नों में 15 अधिकारियों के नाम क्यों लिखे गए हैं? क्यों लिखा गया है मुझे दलित होने की सज़ा दी जा रही है? क्योंकि उनके फाइलों से पुरानी शिकायतें गायब कर दी गई थी, क्योंकि विभागीय ईमेल सर्वर से उनकी मेल डिलीट कर दी गई। ये सब सिर्फ एक संयोग
या किसी ने सबूत मिटाने की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। सुसाइड नोट की असली कॉपी 11 अक्टूबर की शाम दलित अधिकार मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पूर्ण कुमार का सुसाइड नोट की फोटो कॉपी दिखाई। 8 पन्ने जिनमें हर लाइन लावा की तरह जलती हुई दिखी। पहली पंक्ति में लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ सिस्टम है, और तीसरे पन्ने में मेरी जात को हर प्रमोशन के वक्त याद किया गया, और 7वें पन्ने में अगर मैं ब्राह्मण होता तो डीजीपी आज होता। दोस्तों, ये शब्द किसी गुस्से में नहीं लिखे गए थे, बल्कि वो हर बार की हार का हिसाब थे। सरकार का बयान, जांच होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान किया, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा इस केस में। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि जांच की जिम्मेदारी नए अधिकारियों को दी गई, जिनके नाम उसी सुसाइड नोट में थे। क्या ये न्याय है या मजाक? क्या ये जांच है या सबूत दबाने की प्रक्रिया? एक दलित समाज की आवाज़। अगले दिन रोहतक की सड़कों पर हजारों लोग उतरे, हाथों में पोस्टर थे। आईपीएस भी सुरक्षित नहीं तो आम दलित, आईपीएस भी जब सुरक्षित नहीं तो आम दलित कहाँ जाए? महिलाएं रो रही थी, युवाओं के हाथों में बाबा साहेब की तस्वीरें थी। नारे गूंज रहे थे, जाति के नाम पर मारना बंद करो, अब लड़ाई शुरू करो। वही मीडिया के कुछ चैनल में बोल रहे थे, आईजी साहब डिप्रेशन में थे, उन्होंने अपनी गलती से जान दी। पर सवाल ये है कि क्या डिप्रेशन भी जाति देखकर होता है? क्या मानसिक तनाव की जड़ सिस्टम का भेदभाव नहीं थी? दोस्तों, जब पुलिस ने वाई पूर्ण कुमार का मोबाइल खंगाला तो उसमें कुछ डिलीट किए गए कॉल्स रिकॉर्ड्स भी मिले थे। फोरेंसिक टीम ने जब पाया कि 8 अक्टूबर की सुबह 9:47 पर उसने एक वरिष्ठ अधिकारी की कॉल आई थी, जिनका नाम उनके सुसाइड नोट में भी लिखा था। उस कॉल के बाद सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट में गोली चली थी। कॉल का क्या मतलब था? क्या किसी ने उन्हें धमकाया था? क्या यह अंतिम चेतावनी थी? अब तक दोस्तों इसका कोई जवाब नहीं मिला, और शायद कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि न्याय की दीवारें ऊंची हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस भी जारी किया। एनसीडीपी, नेशनल कॉन्फेडरेशन फॉर दलित पुलिस, ने बयान दिया कि हमारे अफसरों को सिस्टम ने मारा है या गोली नहीं। लेकिन 3 हफ्ते बीत गए और जांच वही अटकी रही। फाइलों में, रिपोर्टों में औपचारिकताएं शामिल थी, पर सवाल यही है कि वाई पूर्ण कुमार के नाम पर सिर्फ राजनीतिक बयान होंगे या एक मिसाल बनेगी। दोस्तों, अब समाज को तय करना है कि 2025 का भारत अब एक बार फिर दर्पण के सामने खड़ा है। एक तरफ मंदिरों में जाति के नाम पर झगड़े होते हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों में जाति के नाम पर प्रमोशन रोके जा रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति अगर जिंदा रही तो लोकतंत्र मर जाएगा। दोस्तों, आज लगता है वो दिन आ चुका है। वाई पूर्ण कुमार की मौत के बाद हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई है। दलित संगठनों ने सड़कों पर मोमबत्तियां जलाई, जय भीम के नारे गूंजे, लोगों ने कहा अब नहीं झुकेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वही केस को देश की आत्मा को झकझोर गया था। लेकिन धीरे धीरे फाइलों में धकेल दिया गया। पहले कहा गया था कि उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, फिर कहा गया सुसाइड नोट्स की हैंड राइटिंग जांच में समय लगेगा, और दोस्तों आखिर में कहा गया कि यह व्यक्तिगत मामला है, संस्थागत नहीं। क्या यही है जांच? क्या यही है इंसाफ? एक अफसर जिसने अपनी जान दी, उसे अब मानसिक रोगी बताकर बदनाम किया जा रहा है। मीडिया का खेल दोस्तों, जो बोलता है वही बिकता है। इस मीडिया को इस केस की तह तक जाना था, उसने टीआरपी की रेस में इस केस को साइडलाइन कर दिया। और कुछ चैनलों ने कहा कि आईजी ने पहली पत्नी से अनबन के कारण आत्महत्या की। कुछ ने कहा रिश्वत केस से डर कर जान दे दी। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि वो जातिवाद से टूटा था, क्योंकि सच दिखाने की कीमत बहुत महंगी होती है, और जाति पर बोलना सत्ता को सवालों के घेरे में ले लेता है। तो राजनीति की बिसात हर दल ने अपने अपने रंग से खेला। दलित संगठनों ने विरोध किया तो सत्ता पक्ष ने कहा विपक्ष इस केस को जाति रंग दे रहा है। विपक्ष ने कहा कि यह सरकार दलित विरोधी है, और सत्ता पक्ष ने फिर कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। यानी एक आईपीएस की मौत भी अब वोटों की गिनती में बदल गई है। दोस्तों, जो व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी कानून को दिया, अंत में उसी कानून ने उसके लिए उसकी खामोशी की चादर ओढ़ ली। सरकार ने स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बनाई, लेकिन उसमें वही अफसर शामिल थे जिसके नाम सुसाइड नोट में पाए गए थे। दोस्तों, दलित आयोग ने विरोध किया, सोशल मीडिया पर हैशटैग चला कि जस्टिस फॉर पूर्ण कुमार। लेकिन कुछ दिन बाद ट्रेंड खत्म, मामला भी खत्म।
दोस्तों हर बार की तरह सिस्टम जीत गया और जाति फिर जिंदा रह गई। आईएएस अफसर अमनीत पूर्ण कुमार जो उस वक्त जापान दौरे पर थी, वो उनकी पत्नी का नाम है, वो लौटी तो पति की तस्वीर बस दीवार पर टंगी थी। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे पति की मौत को मानसिक तनाव न बताया जाए। उन्हें सिस्टम ने मारा है, लेकिन उनकी आवाज़ भी जल्द ही सियासी शोर में दबा दी गई। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा था तो सोचा था कि कानून सबको बराबर बराबर करेगा, लेकिन आज 2025 का भारत कह रहा है कि कानून भी जाति देखकर चलता है। दोस्तों वाई पूरण कुमार का केस कोई इकलौती घटना नहीं है, वो एक संकेत है कि शिक्षा, ओहदा और सफलता भी जाति के पहरेदारों के आगे झुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल जिंदा है। कई दिनों के बाद भी वाई पूरण कुमार के घर की दीवार पर वही फोटो टंगी है। आईजी यूनिफॉर्म में मुस्कुराते उस मुस्कान के पीछे अब एक सवाल गूंजता है, क्या दलित होकर सफल होना इस देश में गुनाह है? क्योंकि अगर एक आईपीएस भी अपनी ही पिस्तौल से इंसाफ मांगने पर मजबूर हो जाए तो फिर बाकी समाज के न्याय शब्द बस किताबों में ही रह जाता है। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। ये हर उस दफ्तर में शुरू होती है जहां कुर्सी पर बैठा हर इंसान अपने सामने वाले की जाति पूछता है, जहां पर ट्रांसफ़र, प्रमोशन और सम्मान का फैसला होता है। किसी की मेहनत नहीं, उसकी जाति तय करती है। वह पूरण कुमार मरे नहीं, वो हर दिन उस समाज में जिंदा है जो खुद को आधुनिक कहता है, लेकिन सोच अब भी मनुस्मृति में कैद है। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।